Hello students, welcome back to our Thakur Academy channel. So let's start our today's topic. कंसेप्ट है फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमें पता क्या था, ठीक है, वही एक टैंक है, यही बना था इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोड्स और ऊपर बैटरी के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट आपने फ्लो करवाया, वही है। अब ये बोल रहा है कि फेरेडे ने एक्चुअली क्या करता है, इसने रिलेशनशिप दी थी आपको एक, इसने बोला, अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप इस इलेक्ट्रोलिसिस को देखते हो तो आपको होता है कि अगर मैं करंट दौड़ा, मतलब इसमें करंट हम चलाएंगे तभी हमारा इधर उधर आयंस भागेंगे। अगर मैं इसमें करंट ही नहीं दौड़ूंगा, मतलब करंट ही ना दौड़े इसके अंदर, तो आयंस इधर उधर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाएंगे कभी नहीं। जितना ज्यादा करंट दौड़ाऊंगा उतने ज्यादा आयंस लिबरेट होंगे। उसी हिसाब से मतलब उनका जो अमाउंट होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि मैं कितना इसके अंदर करंट दे रहा हूँ, ठीक है जी। अगर करंट मैं थोड़ी देर के लिए दूंगा तो थोड़ी देर के लिए लिबरेट होगा वो, है ना, थोड़ा ही मास उसका लिबरेट होगा। अगर मैं ज्यादा अमाउंट में चार्ज देता रहूं तो अमाउंट भी ज्यादा लिबरेट हो जाएगा आयंस का, ठीक है जी। तो एक्चुअल में जो ये फेरेडे साहब थे, इन्होंने हमें रिलेशनशिप इसके बीच में दिया। इन्होंने रिलेशनशिप दी है हमें कि जो आप कितने अमाउंट का चार्ज आप दौड़ाओगे, है ना, कि कितने अमाउंट का चार्ज आप इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर देते हो, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका कि उसमें कितना मास उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा। मतलब ओवरऑल बात क्या हो गई, इसने रिलेशनशिप दी है चार्ज और मास के बीच में, ठीक है जी, कि मास कितना इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज आप उसको दे रहे हो, कितना करंट उसमें से दौड़ा रहे हो आप, ठीक है जी। करंट थोड़ा कम दौड़ाओगे तो कम मास डिपॉजिट होगा, करंट ज्यादा दौड़ा दोगे तो ज्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर, डन है जी। तो एक्चुअल में जो फेरेडे साहब थे, इन्होंने जो लॉज दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, इसमें हमें रिलेशनशिप मिलती है चार्ज और मास के बीच में, ठीक है जी, कि मास जो डिपॉजिट होगा वो टोटली डिपेंड करता है कि कितना उसमें से चार्ज भेजा गया है, डन है। अब हमारे पास आता सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मैं अभी बोल चुका हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो फेरेडे का फर्स्ट लॉ था वो यही बोलता है हमारे पास कि कितने अमाउंट का चार्ज है, मतलब कितना मास, मान लीजिए हमारे पास ये टैंक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स आ गए, ठीक है जी, ये आपको पता है इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। इधर क्या आ गया पॉजिटिव और इधर क्या आ गया नेगेटिव, डन। अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट और मैंने वाटर का ले लिया, मान लीजिए जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाया है अपना, ठीक है। अभी बोल रहे कॉपर सल्फेट का, कॉपर मान लीजिए कितना डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, कॉपर हमारे पास है, क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला नेगेटिव इधर भी जाता है, बोल रहा कॉपर इसके ऊपर कितना डिपॉजिट होगा या कॉपर का कितना मास इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने इसमें चार्ज कितना दिया हुआ है, ठीक है जी। अब चार्ज अगर कम होगा तो मास भी कम डिपॉजिट होगा इसका, चार्ज बढ़ा दूंगा तो मास भी ज्यादा हो जाएगा हमारे पास इसका, है ना जी। ये हमारे पास बोलता है फेरेडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब क्या बोला है इसने कि जो मास होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से हमने करंट पास करवाया है, उसका जो मास होगा वो कितना डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना चार्ज हम उसमें से दौड़ा रहे हैं। लग गया आइडिया इतना, फर्स्ट लॉ, डन है, कि कितना मास जाएगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज, डन है। अब चार्ज आपको पता है फिजिक्स में चार्ज क्या था, Q इक्वल टू आई इंटू टी, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। तो Q की जगह क्या लिखता हूं मैं, I इंटू टी, तो यहां पर Q की जगह I इंटू टी कर दीजिए, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q की जगह क्या आ गया I इंटू टी। अब आपको पता जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटा देते हैं तो किसका साइन आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है कोई ना कोई। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर लगाते हैं वो लगाते हैं Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है जी। प्रोपोर्शनल जे भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है तो जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा लेते हैं हम लोग, Z, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है जी। इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये Z। तो अब आपके पास अगर आपने लिखना हो फर्स्ट लॉ को तो आप या तो ऐसे लिखना M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, नंबर 1 ये हो गया। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज करो तो क्या आ जाएगा Z इंटू Q, आप ये भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिखते हैं M इक्वल टू Z इंटू Q की जगह क्या लिख सकते हैं I इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। फर्स्ट लॉ को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिख दीजिए, Q की जगह आप क्या लिखते हो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर किसका इक्वल टू, तो इसको हटाकर क्या आ जाता है Z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, डन है जी। और अगर Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो Q क्या होता है I इंटू टी, डन है जी। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट लॉ जो था फेरेडे का उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ओवरऑल बात किसकी चल रही है, मास की चल रही है बस,
ठीक है जी, कि मास आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो फर्स्ट लॉ होता है इसमें होता यही है कि मास कितना डिपॉजिट होगा वो टोटली डिपेंड है करंट कितना पास कर रहे हैं आप, बस इतनी यही बात है सर, इससे ऊपर कुछ नहीं है कंसेप्ट ये। ठीक है जी, अगर ये बोल रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन, अगर आपको ये आ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को बोले डिफाइन कीजिए, कैसे डिफाइन करेंगे बोले आप, इसको भी डिफाइन करने का तरीका होता है हमारे पास, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है, डन है, चलूँ आगे, चलिए हमें इसको लिख के रखता हूँ इधर ही है ना। चलिए अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा m इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, डन। अगर मैं t कितना डाल दूँ, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो अगर मैंने t डाल दिया 1 सेकंड और करंट मैंने डाल दिया 1 एम्पेयर, करंट की वैल्यू मैंने क्या डाल दी 1 एम्पेयर, टाइम क्या डाल दिया 1 सेकंड, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, जेड इंटू आई भी कितना हो गया 1 इंटू टी भी कितना हो गया 1, लेफ्ट साइड पे क्या बच गया m, तो मतलब m किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, तो m और z एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल। अब अगर मैंने यहां से किसको डिफाइन करना हो, z को, z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अगर मैंने इसको डिफाइन करना हो तो मैं क्या होता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है हमारे पास वो मास होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या बोलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये मास होता है जो डिपॉजिट होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, जब करंट कितना है 1 एम्पेयर और टाइम कितना है 1 सेकेंड, बस हो गया डिफाइन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, इतने से में आंसर है हमारे पास कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये वो मास होता है जो डिपॉजिट होगा जब आप 1 एम्पेयर का करंट दौड़ाएंगे और टाइम कितना लेंगे उसके लिए 1 सेकंड का टाइम लेंगे आप। ठीक है नी, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं जेड को भी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डन, कुछ पूछना है, ठीक है जी, चलें आगे। यहाँ तक अभी एक हमारे पास आता है, आपने वो पढ़ा था ना अभी तक, ये एफ क्या होता है जी 96,500 कूलम, पढ़ते थे आप इसको, कल हमने वैल्यूज भी पुट करी थी इसकी, तो एफ की वैल्यू 96,500 एक्चुअल में आती कैसे हमारे पास, अब ये देखते हैं हम लोग, है ना। इसको हम फेरेडेज की वैल्यू बोलते हैं, फेरेडेज 1 कूलम ऑफ चार्ज, कैसे आता है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ पता लग गया, फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे क्या बोलता है कि मास कितना डिपॉजिट होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना आप भेज रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, अब थोड़ा मॉडिफाई करके 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। डन, चलूँ आगे, चलिए इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे आती है हमारे पास। ठीक है, चलिए देखना, अब आपको पता है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो वैल्यू देखनी है अब हमने 96,96500 वाली वैल्यू कैसे आती है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू -19, ये होता है हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम पता ना ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, अब हमने चार्ज निकाला तो इसलिए कूलम लगा दिया हमने। ठीक है, डन है। अब ये बोला अगर चार्ज आपने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाल लिया है तो 1 मोल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आपने निकालना हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना, तो मोल के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर, किससे करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर 1 मोल के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना तो आपके पास जो चार्ज आया है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर, Na। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.0 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो आपकी राउंड ऑफ करके वैल्यूज आ जाती हैं वो आ जाती हैं 96500। ठीक है जी, कूलम। डन, इसको आप 1 फेरेडे ऑफ चार्ज भी बोल लेते हैं हमारे पास। ठीक है, चेक कर लीजिए, इसको आप 1 फेरेडे ऑफ चार्ज भी कह लेते हैं। ये 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारा, 1 मोल के लिए चार्ज निकाल लिया तो 1 मोल के लिए चार्ज ऑलरेडी दिया है, मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ गया, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है पता ही है, 6.022 10⁻, उन दोनों को मल्टीप्लाई राउंड ऑफ करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज का हमारे पास कूलम आ गया और एवोगैड्रो नंबर मोल, मोल का हमारे पास ये आ गया पर मोल, तो कूलम पर मोल ऐसे यूनिट बन जाता है। 96,500 लिखना होता है आपने राउंड ऑफ करके, सिंपल बात है, वैल्यू कुछ और आती है लेकिन राउंड ऑफ करके आपने 96500 तक आना होता है। जब भी इसके बाद आपने, कल हमने करा ये न्यूमेरिकल, तो एफ की वैल्यू क्या डाल रहे थे हम लोग 96500 कूलम पर मोल। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज डालते हैं एफ की हमेशा ही जब भी न्यूमेरिकल के अंदर पुट करनी है तो, है ना। चलो अब अगर बाय चांस आपको एक रिलेशन आ जाती है हमारे पास है इक्विवेलेंट मास के साथ, अगर आपको रिलेशनशिप आ जाए बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड
केमिकल इक्विवेलेंट के बीच में, ठीक है जी। अगर आपको रिलेशनशिप आ जाए, रिलेशनशिप बिटवीन किसके, इक्विवेलेंट मास एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप आ जाए तो क्या लिखोगे, बोले आप कैसे लिखोगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ये हमने यूज़ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को किससे डिनोट करते हैं, अभी करके आया हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को किससे डिनोट करा, जेड से। किससे करा था, जेड से। इक्विवेलेंट मास को किससे करते हैं, ई से, ठीक है जी। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो होती है जेड इक्वल टू ई अपॉन 96500, ये इतना सा, बस इतना सा माइंड में रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा हमारे पास। अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता नहीं क्या होता है, इक्विवेलेंट मास हम नॉर्मेलिटी वाले कंसेप्ट में करके आते हैं। इक्विवेलेंट मास का एसिड का निकालते थे, बेस का निकालते हैं, किसी एलिमेंट का निकाल लेते हैं, ठीक है जी, किसी सॉल्ट का भी आप लोग निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन जो भी आपको दूसरी चीज़ है, सॉल्ट दिया है तो कैटायन ले लेंगे हम लोग, या फिर अगर एलिमेंट दिया तो कैटायन ले लेंगे हमारे पास, एसिड का बोला तो बेसिसिटी, बेस का बोला होगा तो एसिडिटी, ऐसे लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास, ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट मास तो वैसे निकल जाएगा हमारे पास, क्या होता है, मोलर मास अपॉन जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, सॉल्ट होगा, कोई एलिमेंट दिया, कोई एसिड दिया, कोई बेस दिया, उसके हिसाब से नीचे आ जाता है हमारे पास, है ना। इसको आप नॉर्मेलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आता है करना आपको, ठीक है जी। बाकी ये रिलेशनशिप होते दोनों के बीच में, न्यूमेरिकल में पुट करनी और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। चलो आगे, तो फर्स्ट लॉ में से कुछ पूछना अभी, फर्स्ट लॉ लग गया पता, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों सेम से कोई दिक्कत नहीं है, अगर फर्स्ट में फर्स्ट समझ आया तो दूसरा भी हो जाएगा। So thanks for watching our video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you. Oh, thank you.